नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साक्षी की आवाज़ चैनल में। तो दोस्तों, आज की कहानी है बहुओं ने लगाया जब सास के चरित्र पर दाग। तो सीधी सी सास ने भी टेढ़ी उंगली कर दी और बेटों के सामने सच लाने को चलाया अपना दिमाग और बहुओं को दिखाए दिन में तारे। ऐसा कुछ किया कि बहुरानियों के होश उड़ गए। आखिर ऐसा क्या किया उस बुजुर्ग महिला ने? आइए जानते हैं। अरे ज्योति, कहाँ जा रही हो? आज अचानक सुबह सुबह अपना बोरिया बिस्तरा लेकर कहाँ चल दी? घर के सामने बैठी हुई विशाखा जी ने कहा। तो ज्योति जी ने उन्हें कोई जवाब नहीं दिया और चुपचाप अपना बैग लेकर अपने आंसू पोंछती हुई आगे बढ़ने लगी। विशाखा जी ने जब यह देखा तो उन्हें कुछ अजीब सा लगा और उन्होंने दोबारा से वही प्रश्न पूछा। इस पर भी जब ज्योति जी की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई तो वे अपने आंसू पोंछकर आगे बढ़ती रहीं। तो उन्हें अपनी आंखों से आंसू पोंछते हुए विशाखा जी ने देख लिया। उन्हें कुछ समझ नहीं आया। फिर उन्होंने ज्योति जी को हाथ पकड़कर झकझोरा और पूछा, अरे ज्योति, तेरा ध्यान कहाँ है? मैं तुझसे कितनी देर से पूछ रही हूँ, पर तू है कि जवाब ही नहीं देती। अरे कहाँ जा रही है? मुझे कुछ बताएगी? रोती हुई ज्योति जी और कुछ बोल नहीं पाई। उन्हें यूं रोता हुआ देखकर विशाखा जी भी परेशान हो गईं और अपना काम छोड़कर वे अपनी पड़ोसन को या कहें कि अपनी सहेली को सांत्वना देने लगीं। ज्योति जी को विशाखा जी ने पहले अपने घर पर ही बिठाया और फिर उन्हें सांत्वना देने लगीं। उन्होंने ज्योति जी के कंधे पर हाथ रखा और समझाने लगीं कि क्या बात हुई है, मुझे बता तो सही। ऐसे रोती रहेगी तो मुझे क्या पता चलेगा? घर पर कुछ परेशानी हुई है क्या? अच्छा, पहले चुप हो जा और चुप होकर आराम से मुझे बता तो सही कि क्या हुआ है। थोड़ी देर रोने के बाद जब ज्योति जी का जी हल्का हुआ तब उनके मुंह से कुछ आवाज़ निकली। लगभग सिसकती हुई ज्योति जी ने विशाखा जी को बताया कि मेरे घर के हालात तो तुम अच्छे से जानती ही हो जीजी। क्या कुछ नहीं किया मैंने इस औलाद के लिए, अपने बच्चों को पालने के लिए। मैंने अपनी पूरी जिंदगी पूरी तरह से बर्बाद कर ली। इन पर कोई आँच ना आ जाए, बस यही सोचकर उनकी खुशियों के लिए मैंने अपनी सारी खुशियाँ त्याग दी। लेकिन जिनके लिए मैंने इतना सब किया, आज उस औलाद को मेरी ज़रा भी कदर नहीं है। विशाखा जी गर्दन हिलाती हुई बोली, हाँ जानती क्यों नहीं हूँ। माना कि अब तेरा घर इतना पास तो नहीं है, इसीलिए सारी बात तो मुझे नहीं पता, क्योंकि कुछ समय से मैं अपने दूसरे बेटे के पास यहाँ घेर पर ही रह रही हूँ। लेकिन फिर भी अगर कोई बता देता है तो पता चल जाता है। कुछ दिनों पहले घर में किसी बात को लेकर कलेश हो गई थी। बताया था मुझे किसी ने, लेकिन क्या बात थी क्या नहीं यह तो मुझे नहीं पता। पर घर में ऐसी छोटी मोटी बातें तो होती ही रहती हैं। ऐसी छोटी मोटी बातों के चलते यूं घर छोड़कर चले जाना भला कहाँ की समझदारी है। अगर यह काम तेरी बहू करती तो समझ भी आता कि कच्ची उम्र है, नासमझी में गलत कदम उठाने जा रही थी। लेकिन तू तो बहू बेटों की इतनी उम्र की होकर ऐसा कदम उठाने जा रही है। अरे अभी 1 साल ही तो हुआ है बेटे की शादी को, और अभी से तेरे और तेरी बहू के बीच में इतनी दरार आ गई। थोड़ा सा वक्त लगता है इंसान को एक दूसरे को समझने में, और तू है कि ऐसे पागलों जैसा कदम उठाने चल दी। विशाखा जी ने उन्हें समझाने के उद्देश्य से कहा। तो ज्योति जी विशाखा जी से बोली, आप अपनी जगह सही कह रही हैं जीजी, लेकिन अभी आप ही ने कहा ना कि मैं कोई कल की आई बहू नहीं या 4 दिन की कोई बेटी नहीं जो बिना किसी बात के ऐसा कदम उठाने लगूं। अगर मैं ऐसा कदम उठा रही हूँ तो ज़रूर इसके पीछे कोई बड़ी वजह होगी। क्या आपको नहीं लगता? इस पर विशाखा जी बोली, हाँ, बात तो तू सही कह रही है। मैं तुझे आज से नहीं जानती, उस समय से जानती हूँ जब तू ब्याह कर पहली बार इस गांव में आई थी। लेकिन जब से बच्चों ने वहाँ घर छोड़कर
यहाँ पर बुढ़ापे में हमें हमारे इस घर में लाकर पटक दिया है, तब से ज्यादा खैर खबर नहीं मिल पाती। खैर, बाकी सबकी छोड़, मुझे तो खुद ही बता कि आखिर ऐसा भी क्या हो गया जो तू आज इतना बड़ा कदम उठाने चल दी। इस पर ज्योति जी ने विशाखा जी को सारी बात बताना शुरू किया और बोली, जी आप तो जानती ही हैं, जब मेरी उनसे शादी हुई थी तब मैं कितनी सी थी। जरा सी उम्र में माँ बापू ने मेरा ब्याह कर दिया। शादी के बाद जब ब्याह कर आ गई तो मेरी उम्र छोटी देखकर भी किसी ने तरस ना खाया। बस घर की बहू बनाकर सारी जिम्मेदारियां लाद दी मुझ पर। लेकिन मैंने तब भी उफ तक न की और अपनी जिम्मेदारियों को धीरे धीरे बहुत अच्छे से संभालने लगी। समय के साथ साथ आपके देवर, उनकी पीने की आदत दिन पर दिन बढ़ती ही रही। शुरू शुरू में तो माँ बापू मतलब मेरे सास ससुर उन्हें टोक भी दिया करते थे और उन्हें बहुत डांट भी लगाते। लेकिन एक दिन जब सास ससुर ने उन्हें बहुत ज़्यादा डांट दिया तो वे अपनी ही जान लेने की धमकी देने लगे। मजबूरन मेरे सास ससुर ने भी उनसे अब कुछ भी कहना छोड़ दिया था और उसके बाद तो बस जैसे मेरी जिंदगी में ग्रहण लग गया। मेरी जिंदगी बद से बदतर होती चली गई। एक के बाद एक मुसीबतें मेरे सर पर पड़ती रहीं, लेकिन फिर भी मैं सब्र करके बैठी थी, क्योंकि मेरे सास ससुर मेरे माँ बाप से कम नहीं थे। वह दोनों तो मेरा बड़ा ख्याल रखते थे, अपनी बेटी की तरह मेरा ध्यान रखते और मैं भी उन्हें ही अपना माँ बाप मानकर उनकी दिन रात खूब सेवा करती थी। एक उन्हीं का तो सहारा था, जिनके सहारे मैं इतना सब कुछ झेल रही थी। थोड़े समय तक तो मेरे पति बस पीकर ही आते थे। वह शराब पीकर आते और गाली गलौज किया करते। कभी कभी किसी बात पर गुस्सा हो जाते तो मुझे दुनिया भर की उल्टी सीधी बातें सुनाया करते। लेकिन धीरे धीरे उनकी यह सब हरकतें बढ़ती रहीं, क्योंकि माँ बाप भी उनको खोने से डरने लगे थे। इसीलिए उनकी किसी भी बदतमीजी पर, उनकी किसी भी हरकत पर वह भी उन्हें ज़्यादा कुछ नहीं कह पाते थे और बेचारे बस ऐसे ही सब कुछ झेल रहे थे। सोचते कि चलो जो भी कर रहा है इसे करने दो, है तो हमारा ही बेटा, अगर कल को इसे कुछ हो गया तो हम क्या करेंगे। और फिर उन्होंने मुझे भी अच्छे से समझाया कि अगर मेरे कारण ही सही, मुझसे लड़ाई झगड़े में ही सही, पर अगर मेरे पति को कुछ हो गया तो क्या मैं खुद को कभी माफ़ कर पाऊंगी? नहीं, कभी नहीं। मैं भी अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर पाती और इसीलिए अब मेरे सास ससुर और मैंने सब ने बिल्कुल चुप्पी साध ली थी। ना मैं अपने पति को कोई उल्टा जवाब देती और ना ही मेरे सास ससुर उनसे कुछ कहते थे। लेकिन धीरे धीरे शराब पीकर आना और गाली गलौज करना भी बढ़ता रहा। अब तो वह मुझ पर हाथ उठाने लगे और लगभग हर तीसरे चौथे दिन किसी भी छोटी सी बात पर मेरे साथ मारपीट करने लग जाया करते। और इधर इन बच्चों के पैदा होने के बाद मैं और मजबूर हो गई। अब मैं जाती तो कहाँ जाती? मेरा कोई सहारा नहीं था सिवाय मेरे सास ससुर के। धीरे धीरे अपनी औलाद को संभालने लगी। पहले एक बेटा, फिर 3 बच्चे और ऐसे ही मैं 4 बच्चों की माँ बन गई और ऐसे ही जुल्म सहती रही। लेकिन उस आदमी ने इतने पर भी मेरा पीछा नहीं छोड़ा और उसकी शराब की लत से मेरे सास ससुर भी लाचार हो गए थे। हालांकि उन्होंने मुझे कभी मेरे माँ बाप की कमी महसूस नहीं होने दी, लेकिन जब से वह दोनों मुझे छोड़कर चले गए तब से तो मैं जैसे अनाथ हो गई। मेरा सब कुछ चला गया। मेरे माँ बाप तो मुझसे बहुत पहले ही दूर हो गए थे। जब उन्होंने मेरी शादी इस घर में कर दी तो वह तो मुझसे उसी दिन दूर हो गए। लेकिन फिर भी मैंने हमेशा ही अपने माँ बाप को यह समझाया कि अब मेरे सास ससुर ही मेरे माँ बाप हैं। लेकिन असल में जब मेरे सास ससुर की मौत हो गई तो मुझे उसके बाद बिल्कुल अकेलापन महसूस होने लगा था। और अब तो मेरे सास ससुर के मरने के बाद
मेरे पति को किसी का कोई डर नहीं था, तो वह हर समय नशे में धुत रहता। कोई समय ऐसा न रहता जब वह शराब पीकर ना आता हो। अब तो घर में शराब पीकर आना उसका रोज का खेल हो गया। अब तो वह रोज पीकर आता और मुझे ऐसे ही पीटता रहता। गुस्सा तो बहुत आता था, लेकिन कुछ कह नहीं सकती थी। इसीलिए अपनी औलाद के लिए सब बर्दाश्त करती रही, क्योंकि पढ़ी लिखी तो थी नहीं। कहाँ जाती और क्या करती और कैसे अपने बच्चों को पालती। इसीलिए सब कुछ बर्दाश्त करती रही। लेकिन भगवान को शायद यह भी रास नहीं आया। उसे मेरी और परीक्षा लेनी थी। एक दिन मेरे पति के सीने में बहुत तेज दर्द उठा। डॉक्टर से पता करवाया तो पता चला कि उसके फेफड़े और उसके गुर्दे खराब हो चुके हैं। मैंने अपने पति को खूब समझाया कि अब उसकी हालत नहीं है कि वह शराब पीकर इधर उधर घूमता रहे, लेकिन मेरे पति ने मेरी एक न सुनी और बस अपनी मनमर्जी करता रहा। फिर एक दिन आखिरकार उसकी भी मौत हो गई। उसकी मौत के बाद तो मैं और भी ज़्यादा टूट गई थी। जिस डर से मैं अपने उस पति को छोड़ नहीं पा रही थी, अपने बच्चों के साथ कहीं जा नहीं सकती थी, तब वह डर मेरा हमेशा के लिए ही हो गया था। अब पढ़ी लिखी थी नहीं, न कुछ और आता था। ऐसे में भला अपने बच्चों को कैसे पालती मैं। लेकिन अब तो मुझे कैसे भी अपने बच्चों को पालना ही था। धीरे धीरे इस सच को भी स्वीकार करना पड़ा और जीवन में आगे बढ़ने लगी। आस पड़ोस की काकियों से काम मांगने के लिए कहा तो उन्होंने अपने साथ मुझे भी खेतों के काम पर ले जाना शुरू कर दिया। अब धीरे धीरे अपने बच्चों की ज़िंदगी पार लगाने के लिए मुझे कुछ तो करना ही था। बस फिर मैं खेतों पर काम करने जाने लगी। पर खेतों की मजदूरी के बाद भी मैं अपने बच्चों को अच्छी ज़िंदगी नहीं दे पा रही थी। शुरू से तो मैंने उन्हें सरकारी स्कूल में पढ़ाया। जब तक इनके पिता जिंदा रहे, तब तक भी यह सरकारी स्कूल में ही पढ़ते रहे। जब बड़ा बेटा छठी क्लास में था, तभी इसके पिता की मौत हो गई थी। उसके बाद से मैंने बड़े बेटे को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना शुरू कर दिया और बाकी बच्चों को सरकारी स्कूल में ही पढ़ाती रही, यह सोचकर कि यह जो भी पढ़ेगा अपने छोटे छोटे भाई बहनों को पढ़ा दिया करेगा। और ऐसे ही देखते देखते समय बीत रहा था, लेकिन मेरे लिए खर्च चलाना बहुत मुश्किल हो रहा था। खेतों की मेहनत मजदूरी से मैं बस अपने बच्चों के खर्चे देखती या क्या करती, क्योंकि खेतों का काम 12 महीने तो चलता नहीं। इसीलिए खेतों के काम के साथ साथ भट्टे पर जहाँ ईंट बनाई जाती हैं, मैंने भट्टे पर काम करना भी शुरू कर दिया। तब जाकर मैं अपने बच्चों की फीस का और उनके खाने पीने का इंतज़ाम कर पाती। अब बड़े बेटे की 12वीं तो हो गई, फिर छोटे छोटे बच्चों को भी पास ही में सरकारी स्कूलों में ही दाखिला दिलवा दिया। और अब तो बड़ा बेटा भी सरकारी स्कूल से ही 12वीं कर चुका था। जब बड़े बेटे की 12वीं हो गई, तो अब उसे कॉलेज में दाखिला लेना था। तो मैंने उसे समझाया कि वह घर पर छोटे छोटे बच्चों को क्यों ना पढ़ाना शुरू कर दे। इससे कम से कम उसकी कॉलेज की फ़ीस में थोड़ी मदद हो जाएगी मेरी, और कुछ नहीं तो मेरा इतना हाथ बट जाएगा कि वह अपनी ट्यूशन लायक पैसे निकाल ले, तो भी मुझे सब्र आ जाएगा। मैं उसकी फ़ीस के लिए तो पैसे जमा कर ही रही थी, और फिर मुझे उसके अलावा बाकी बच्चों के बारे में भी सोचना था। ऐसे ही टाइम बीतता रहा और मैंने जहाँ तहाँ से पैसे लेकर कर्जा पानी करके अपने बच्चों की पढ़ाई जारी करवाई। जैसे ही मेरे बड़े बेटे की पढ़ाई पूरी हुई, वैसे ही छोटे छोटे बच्चों ने भी कॉलेज में दाखिला ले लिया। दोनों छोटी छोटी बेटियां भी अपने भाइयों के साथ कॉलेज जाया करतीं। इधर मेरा बड़ा बेटा बड़ा समझदार था। उसने बच्चों को रोज़ ट्यूशन पढ़ाने के अलावा एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करना भी शुरू कर दिया था। और अब तो मैं थोड़ी निश्चिंत सी रहने लगी थी। पिछले 3-4 सालों से मेरे बेटे ने जब से कंपनी में काम करना शुरू किया, मैं थोड़ी चिंता मुक्त हुई
बस अब चिंता थी तो अपने छोटे छोटे बच्चों की। दोनों छोटी बेटियों की शादी कैसे करनी है, बस यही सब सोच सोच कर दिन रात मैं परेशान थी। फिर मैंने सोच लिया कि दिखावे में पैसा बर्बाद नहीं करूंगी और ना ही अपने बेटे की जान को जंजाल खड़ा करूंगी। इसीलिए मैंने अपनी दोनों बेटियों के लिए सामान्य से घर देखकर उन्हें ऐसे ही गोद फेरे में ही विदा कर दिया। और बड़े बेटे की नौकरी से मुझे सहारा तो लगा ही, इसीलिए मैंने थोड़े बहुत पैसे जोड़कर अब अपने बेटों की शादी करने का सोचा। आपको पता ही होगा जीजी कि पिछले ही साल मैंने अपने दोनों बेटों की शादी की थी। विशाखा जी बोली, हाँ हाँ पता है मुझे, तूने बुलाया तो था शादी पर, हम सब आए थे। फिर क्या हुआ? विशाखा जी ने उत्सुकता से पूछा तो ज्योति जी ने जवाब दिया, बस आप यह समझ लो जीजी, मेरी जिंदगी की वह सबसे बड़ी गलती थी शायद, कि जब मैंने उन लड़कियों को देखकर शादी के लिए हामी भरी थी। मेरा बच्चा बहुत समझदार है। मेरे बड़े बेटे ने तो कभी मुझसे उफ तक नहीं की, ना ही कभी उसने कहा कि माँ तुम मेरे लिए ऐसी लड़की ढूंढना या वैसी लड़की ढूंढना। उसने तो सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दिया। आजकल के ज़माने को देखते हुए मेरा बच्चा बहुत अच्छा है। और मेरा बड़ा बेटा मिलन इतने सालों से वहीं बस घर की जिम्मेदारियां संभाल रहा था, और पिछले 2 सालों से तो मेरा छोटा बेटा और बेटियों ने भी अपनी शादी के लिए ऐसा नहीं कि सारा कुछ अपने भाइयों का ही पैसा खर्च करवाया हो। बेचारी मेरी बेटियों ने भी बहुत मेहनत की और बच्चों को ट्यूशन पढ़ा पढ़ा कर उन्होंने मेरा बहुत सहारा लगाया। लेकिन फिर भी अपने बेटों की जब तक मैंने शादी की तो उसमें मुझ पर थोड़ा बहुत कर्जा हो गया था। तो बस उसे पटाने के लिए मेरा बेटा मुझे पैसे दिया करता था, और मैंने छोटे बेटे को भी कहा कि वह भी मुझे थोड़े पैसे दिया करे। दोनों भाई मुझे आधे आधे पैसे दिया करें। लेकिन मेरे बड़े बेटे ने तो अपनी सारी तनख्वाह हमेशा की तरह मेरे हाथों में ही रखी और कहा कि माँ, जब तक आप हैं तब तक भला उसे किस चीज़ की कमी है। मेरी पत्नी को आप ही सब कुछ देती हैं, आप ही उसके लिए और हम सबके लिए सबसे बड़ी हैं। तो ऐसे में घर की सभी जिम्मेदारियां तो आप ही तो देखती हैं, आप ही संभालती हैं। तो पैसे धेले का हिसाब किताब आप अपने पास ही रखिए। बेशक खर्चे के लिए उसे थोड़े बहुत पैसे आप दे देना, लेकिन मैं तो पैसे आपके ही हाथ में रखूंगा। अब बड़े बेटे को देखकर छोटे बेटे ने भी अपनी तनख्वाह मुझे ही देना शुरू कर दिया था। लेकिन बहू को यह रास नहीं आया शायद। शादी के 3 महीने बाद से ही उनकी बदतमीजियां शुरू हो गईं। हर छोटी छोटी बात पर झिकझिक करने लगीं। घर में बस एक प्राणी और उसकी रोटी पानी को लेकर भी वे तमाशा करती रहतीं। अभी तो इनका कोई बालक बच्चा भी नहीं है, तब इतने इतने से कामों को लेकर ये मरी जा रही थीं और फिर आपस में झगड़ा करती ही रहती हैं। उनकी यह बात सुनकर विशाखा जी ने उन्हें समझाया कि ज्योति, मैं तुम्हारी परेशानी समझती हूँ। तुमने जीवन में कभी सुख नहीं देखा, लेकिन तुम्हारे लिए इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है कि तुम्हारे बेटे तुम्हारा ख्याल रखते हैं, उन्हें तुम्हारी परवाह है। तुम तो शुक्र मनाओ प्रभु का कि तुम्हारे बेटे तुम्हारा इतना ख्याल रखते हैं। तुम्हें और किस चीज़ की कमी है? और फिर घर में झगड़ा तो होता ही रहता है, इसमें यूं घर छोड़कर जाने की क्या बात हो गई? इस पर ज्योति जी ने कहा कि जीजी, अगर बात सिर्फ झगड़े तक सीमित होती तो मैं कभी न जाती। पिछले 11 महीने से मैं यही सब झेल रही हूँ। 3 महीने बाद जो बदतमीजी शुरू हुई, जो मुंहजोरी शुरू हुई, तो वह बंद ही ना हुई। एक बार जो बहू की जुबान निकली तो दोबारा अंदर ही ना हुई। अब तो जैसे सब कुछ उनका और उनके बाप का है। मैंने तो किसी के लिए कुछ किया ही नहीं, अपना जीवन बर्बाद कर दिया। लेकिन फिर भी दोनों बहुएं मुझे सुनाती ही रहती हैं। लेकिन फिर भी मैं सब्र किए बैठी थी, क्योंकि मेरे बेटे, वह तो कम से कम मेरा ही साथ दे रहे थे ना। ऐसे में हद तो तब हो गई जब मेरी बहुओं ने न जाने मेरे बेटों के क्या कान भरे,
कि कुछ दिनों से मेरे बेटों का बर्ताव मेरे प्रति कुछ बदला बदला सा था। ऐसे में भला मैं अपने बेटों का बर्ताव कैसे नहीं पहचानती। बचपन से उनकी हर एक चीज को देखा है, उन्हें जाना है। उनके व्यवहार में थोड़ा सा बदलाव भी अच्छी तरह से पता चल जाता है मुझे। कुछ दिनों से मेरी किसी भी बात का सीधा सीधा जवाब ही नहीं दे रहे थे। कारण क्या हुआ, मुझे समझ नहीं आया। मैंने दोनों बेटों से कई बार बात भी करनी चाही, पर वे मेरी बातें सुनकर भी अनसुनी कर देते। मुझे लगा कि शायद घर में खर्च तो बढ़े हैं, लेकिन मैंने काम पर जाना छोड़ दिया है और अब बच्चों को शायद बहुत ज़्यादा बोझ उठाना पड़ रहा है घर का। और उसके बाद भी एक दिन मेरी बहू ने मुझे दुनिया भर की उल्टी सीधी बातें सुनाई और न जाने मुझे क्या क्या कहने लगी। मुझे दुनिया भर की बातें सुनाते हुए कहने लगी कि अभी तो हाथ पैर बिल्कुल सही सलामत हैं, लेकिन औलाद की कमाई खाने की आदत पड़ गई है, इसीलिए कुछ करना नहीं चाहती। घर में पड़ी पड़ी बस हुक्म बजाना चाहती है। हराम की खाने की आदत पड़ गई है। जब बहू ने मुझसे इतनी सब बातें कहीं तो मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ, और फिर बहू के साथ बेटों का बदलता व्यवहार देखकर मुझे लगा कि शायद यह सच है जो बहुएं कह रही हैं। बेटे भी शायद यही सोच रहे हैं, इसीलिए तो उनका व्यवहार मेरे प्रति इतना बदल रहा है। सचमुच शायद मैं इन पर बोझ बन गई हूँ। इसीलिए मैंने सोचा कि मैं फिर से काम पर जाना शुरू कर देती हूँ, और इसीलिए मैंने दोबारा से काम पर जाना शुरू कर दिया और फिर से खेतों में काम करने लगी और ऐसे ही पैसे कमाने लगी जैसे पहले कमाया करती थी। लेकिन मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि ऐसा दिन आएगा कि मेरे बच्चों के होते हुए मुझे फिर से वही मेहनत मजदूरी करनी पड़ेगी। लेकिन मैंने खुद को समझाया कि मैं अभी काबिल हूँ, मैं कर सकती हूँ। अपने बच्चों के लिए तो मैं क्यों ना करूँ, और फिर बच्चे भी तो मेरे अपने ही हैं ना। अगर मैं इनका थोड़ा बहुत हाथ बटा देती हूँ तो कौन सी आफत आ जाएगी। मुझे इनके बारे में सोचना चाहिए। बस यही सब सोचकर मैं काम पर जाने लगी। बेटे और बहुएं दोनों ही मुझसे दूरी बनाते रहे। पिछले 1 महीने से तो बस ऐसे समझ लो जीजी कि मैं घर में रह ही रही हूँ। घर में मुझसे किसी को कोई मतलब नहीं है। ना तो मेरे बेटे मुझसे मेरा हालचाल पूछते हैं, ना किसी काम को करने से पहले यह पूछते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए क्या नहीं। बात मेरी कुछ समझ में नहीं आई कि क्या हुआ है। कोशिश तो बहुत की जानने की, पर बेटों ने कुछ बताया ही नहीं, मुझसे बात तक नहीं की, और बहुएं तो कुछ बताने से रहीं। बहुत दिन तक बस मैं यही सोचती रही कि आखिर बात क्या है। मेरे बच्चे अचानक से इतना बदल कैसे गए। जो कल तक अपनी माँ पर जान छिड़कते थे, आज अपनी माँ से बात करने को तैयार नहीं है। लेकिन फिर भी मैं बेशर्मों की तरह घर में बस रोटी खाने को आती थी। उसमें भी कभी मिल जाती तो कभी खा लेती, और ना मिलती तो फिर भी किसी से कुछ न कहती, क्योंकि मेरे कुछ कहने या कुछ ना कहने से किसी पर कोई असर नहीं हो रहा था। जैसे मुझे सब पागल समझने लगे थे। मैं कुछ भी कहती रहती तो बहुएं उसका कोई जवाब ही न देती, जैसे उन्हें मेरी कोई बात सुनाई ही नहीं दे रही। बेटों का भी यही हाल हो गया। अब मेरे लिए बर्दाश्त की हद पार हो रही थी। इसीलिए कल रात जब मैं काम से वापस लौटी तो मैंने देखा कि बेटे और बहुएं खाना खा रहे हैं। ना तो बेटों ने मुझसे कहा कि माँ आओ बैठकर रोटी खा लो। एक बार झूठ को भी ना पूछा मुझसे। मैं गई और अपने हाथ पांव धोकर वापस अपने हाथ पहुँचकर रसोई घर की ओर जाने लगी। जैसे ही मैं रसोई घर में पहुंची तो मैंने देखा कि कटोरदान में बस 2 रोटियां पड़ी थीं और कढ़ाई में सब्जी के नाम पर आलू के 2 बुरके पड़े हुए थे। यह देखकर मुझे बहुत गुस्सा आया। मैं सुबह की हारी थकी काम से आई और मुझे खाना तक ना मिले। इस पर मैंने अपनी बहू से कहा कि सब्जी और नहीं है क्या, या बहू रोटी नहीं बनाई। और तुम्हें पता है कि मैं खेत पर काम करके आती हूँ और मुझे भूख लगती है,
तो बस 2 रोटियां बनाकर रख दी, और ऊपर से तुम रोटियां भी इतनी छोटी छोटी बनाती हो। और आज तो मैं सुबह खाना लेकर भी नहीं गई। मैं किचन में खड़ी खड़ी बड़बड़ाती रही, लेकिन सामने से मुझे कोई जवाब न मिला। मैंने अपनी बात दोहराई और फिर से पूछा कि बहू, खाना बस यही है या और भी है? लेकिन कोई आवाज ना आई। कल मुझसे बर्दाश्त ना हुआ जीजी। गुस्से में आकर मैंने सब्जी में सना पलटा जमीन पर दे मारा और बोली, तुम लोगों ने आखिर मुझे समझ क्या रखा है? पागल हूं या जानवर हूं? कुत्तों की तरह भौंकती रहूं? यहाँ किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। और तो और बहू की तो कहो क्या, मेरे तो बेटे ही ऐसे हैं। एक बार खाते टाइम माँ से इतना तक नहीं पूछ सके कि रोटी खाई है या भूखी है। अब तो लगता है कि मेरे मरने या जिंदा रहने से भी तुम लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। इस पर बेटे अपनी पत्नियों से बोले कि हम कमरे में जा रहे हैं, तुम दोनों भी कमरे में आराम करने चलो। फिर से मुझे यूं अनदेखा करके जब वह लोग जाने लगे तो मुझे बहुत गुस्सा आया, लेकिन मैं क्या कर सकती थी, मजबूर थी। फिर मैंने अपनी बहू से कहा कि अगर तुम्हें मेरे लिए खाना नहीं बनाना तो ठीक है, मैं कल से अपने लिए खुद खाना बना लूंगी। दूसरों के सामने ऐसे दिखावा तो मत किया करो कि जैसे मेरी कितनी सेवा करती हो, और यहाँ मुझे 2 टाइम की रोटी तक बनाकर देने में तुम्हारा मन दुखता है। इस पर छोटा बेटा चिल्लाता हुआ बोला, हाँ हाँ, किसी को शौक नहीं है दिखाने का, और जो तुम दुनिया को दिखाती फिरती हो उसका क्या? खामोखा मेरा मुंह मत खुलवाओ, जो करना है करो, हमें कोई मतलब नहीं है तुमसे। छोटे बेटे के इतना बोलने पर मैं चौंक गई कि अचानक यह कैसे बात कर रहा है। और दिखावा? कैसा दिखावा? मैंने तो कोई दिखावा नहीं किया। इस पर मेरा छोटा बेटा दोबारा बोला, दिखावा नहीं है तो और क्या है? दुनिया को यह दिखाने के लिए कि हम तुम पर अत्याचार करते हैं, हमसे तुम्हें मिठाकर खिलाया नहीं जा रहा। दुनिया भर में दिखाने के लिए खेतों पर काम करती फिरती हो। अरे किस चीज की कमी है तुम्हें? किसने कहा तुमसे कि खेतों पर जाओ, अपनी एड़ियां रगड़ो? पर नहीं, तुम्हें तो हंसी ठट्टे करने की आदत पड़ गई है ना। घर में रहोगी तो हा हा ही करने को नहीं मिलेगा। 50 लोगों से नहीं मिलोगी तो तुम्हारा मन कैसे लगेगा? बेटे का इतना बोलना था कि जैसे मैं तो जमीन में गड़ गई। इस पर मैं अपने बड़े बेटे की ओर आंखों में आंसू भरकर देखने लगी तो वह बोला कि बस माँ, और नाटक मत करो। अपने घर की चीजें जाने कहाँ कहाँ कर देती हो। मैं तो कुछ कहना नहीं चाहता, इसीलिए इतने दिनों से चुप हूँ। इस पर छोटा बेटा फिर से बोला, जब अब हमारी बहनें शादी करके इस घर से विदा हो गई हैं, तो आपकी हिम्मत भी कैसे हुई कि आप इन दोनों के मायके से आए हुए इनके जेवर घर में से चोरी करके अपनी बेटियों के पास भेज दें? झूठ मत बोलना माँ, मैंने देखा है अपनी पत्नी के गले का वह लॉकेट जो आपने अपनी छोटी बेटी को दे दिया। इसने दिखाया था मुझे फोटो में। आपको अपने घर में चोरी करते शर्म नहीं आती? इन दोनों ने तो हमें आपके बारे में और भी न जाने क्या क्या बता रखा है। हमें तो ऐसा सोचने में भी शर्म आती है। हम तो इतने समय से यही सोचते थे कि हमारी माँ कितनी अच्छी है, हमारी जिंदगी संवारने के लिए दूसरी शादी नहीं की। अच्छे बुरे जैसे भी हालात रहे, हालातों से लड़ते हुए हमारा जीवन संवारा। लेकिन हमें नहीं पता था कि आप तो अपनी ज़रूरतें पूरी कर रही हैं। आप इस गांव को छोड़कर जाना ही नहीं चाहती, इसीलिए आपने कहीं और शादी नहीं की। और हमारे खर्च कैसे चलाती थीं यह भी मैं अच्छे से समझ गया हूँ। खेतों का काम करने का तो बस नाम था। मेरे बेटों ने मेरे खिलाफ ऐसी ऐसी बातें कहीं जीजी, शर्म के मारे मेरी नजरें जमीन में गड़ गईं और मैं अपना सर उनके सामने उठा भी न सकी। मेरे बेटे मेरे बारे में ऐसा सोच भी सकते हैं, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। मेरे बच्चे जिनके लिए मैंने अपना जीवन बर्बाद कर दिया, अपने पति की मौत के बाद मैंने कभी किसी पराये आदमी की तरफ नज़र उठाकर भी नहीं देखा। अगर मैं चाहती तो मेरे माँ बाप मेरी शादी दूसरी जगह करवाने को तैयार थे जीजी। अगर मुझे इनकी परवाह ना होती तो मैं दूसरी जगह शादी कर लेती।
और उन्हें यहीं छोड़ जाती, अपनी जिंदगी सुख से जीती। लेकिन नहीं, मैंने अपनी खुशियों को छोड़कर सिर्फ अपनी औलाद के बारे में सोचा कि अगर मैं इन्हें छोड़ गई तो ना जाने कल को कोई औरत उनकी जिंदगी में कैसी माँ बनकर आए, कोई इन्हें माँ की तरह प्यार दे भी पाएगा या नहीं। मैंने इनके बारे में सोचकर अपने माँ बाप से भी रिश्ता लगभग ख़त्म कर दिया, क्योंकि वह चाहते थे कि मेरी शादी कहीं और कर दें। लेकिन फिर भी आज मेरे इस त्याग का, मेरे इस बलिदान का मेरी औलाद ने मुझे यह सिला दिया है। मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूँ जीजी। बस मैंने कल रात ही सोच लिया कि अब मैं इस घर में नहीं रहूँगी। आप खुद बताइए जीजी, मैं किस मुंह से इस घर में रहूं? मैं तो अपनी औलाद से नजरें भी नहीं मिला पा रही। मेरे बारे में इतनी घटिया बातें मेरे बच्चे सोच भी कैसे सकते हैं? मैं तो यही सोच सोच कर कल रात से मरी जा रही हूँ। बस किसी से कुछ कहना नहीं चाहती, किसी की कुछ सुनना नहीं चाहती। इसीलिए आज सवेरे सवेरे निकल पड़ी अपना बैग लेकर। बैग तो ले आई हूँ, पर इसमें सिवाय अपने पति की तस्वीर के मेरे पास और कुछ नहीं है, बस एक जोड़ी कपड़े के अलावा। अब आप ही बताइए जीजी, मैं कहाँ मर जाऊं? जवानी में जो कलंक मुझे कभी किसी ने नहीं लगाया, आज बुढ़ापे में वह कलंक मुझे मेरी औलाद लगा रही है। मैं धरती में समा जाऊं या मर जाऊं, मैं क्या करूं जीजी? फूट फूट कर रोती हुई ज्योति जी कहे जा रही थीं। उनकी आंखों के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। वह बस लगातार रोए जा रही थीं। उनकी यह सब बातें सुनकर विशाखा जी की भी आंखें नम हो गईं, क्योंकि वह बेशक इनसे दूर रह रही थीं, लेकिन उनकी मेहनत, अपने बच्चों के प्रति उनका प्रेम, सब कुछ उन्होंने देखा था। और गांव बस्ती में रहकर हर इंसान के बारे में पता चल ही जाता है। ज्योति जी के बारे में कभी आज तक किसी ने कुछ गलत नहीं कहा, क्योंकि वे तो बहुत ही अच्छी महिला थीं। अब रोती हुई ज्योति जी को विशाखा जी ने हिम्मत बंधाने की कोशिश की। पहले उन्होंने उन्हें चुप करवाया और फिर बोली, पागल हो गई हो तुम? अपनी औलाद के कहने पर ऐसे घर छोड़कर चल दी? क्यों? क्या यह घर तुम्हारी औलाद का है? और मुझे एक बात बताओ तुम, अगर तुम ऐसे यूं अपना बैग लेकर यहाँ से घर छोड़कर चली गईं, यहाँ से डर कर चली गईं, तो क्या तुम्हारे बेटे तुम्हें सही समझ लेंगे? नहीं, बल्कि वह तुम्हें और गलत समझेंगे। ऐसे तो तुम कभी भी अपने बेटों की नज़रों में सही साबित नहीं हो पाओगी। अगर अपने आप को सही साबित करना है तो लड़ो, जैसे अब तक तुम इस दुनिया से लड़ती आई हो। आज वैसे ही अपने लिए, अपने वजूद के लिए, अपने आत्मसम्मान के लिए अपनी औलाद से लड़ो। तो क्या हुआ कि अगर सामने खड़े लोग तुम्हारे अपने हैं, पर जब अपने ही दुश्मन बन जाएं, तो इंसान को उनसे भी लड़ना पड़ता है। ज्योति जी विशाखा जी की ओर आश्चर्य से देखती रहीं और बोली, जी वह कोई और नहीं, मेरी अपनी औलाद है। विशाखा जी ने झट से कहा, तो क्या हुआ? अगर अपनी औलाद भी है तो क्या हुआ? क्या तेरी औलाद ने तुझ पर लांछन लगाने से पहले एक बार भी सोचा कि हमारी माँ ने हमारे लिए अपना जीवन, अपनी खुशियाँ सब त्याग दी, और आज हम इस उम्र में उन पर यह सब इल्जाम लगा रहे हैं? तुम्हें कुछ ना कुछ करके इन सब की जड़ तक जाना होगा। विशाखा जी की बात ज्योति जी को भी समझ में आ गई और वह तभी की तभी अपने घर वापस लौट आईं। और क्योंकि बहू को तो महारानी की तरह सूरज निकलने पर उठने की आदत थी, आराम से अपने घर में सो रही थी। ज्योति जी फटाफट अपने कमरे में गईं और अपना सामान वैसे ही रख दिया और लेट गईं। आज ज्योति जी भी ना उठी और ना ही काम पर गईं, क्योंकि जब वह काम पर जाती तो वह समय से उठकर सब्जी बनाकर आटा गूंथ दिया करती थीं। इतने में बड़ी बहुरानी आती और रोटी बनाकर अपने पतिदेव को खाना पैक करके दे देती। छोटी बहू आकर उसकी मदद करने लग जाती और ज्योति जी के घर से निकलते ही दोनों कमेरी बन के दिखाती। कोई कहती कि 5 बजे की जगी हूँ, तो कोई कहती कि 4 बजे की जगी हूँ। बस ऐसे ही डींगे हाँकती रहती थीं। वक्त बीता,
लेकिन अब जब ज्योति जी सुबह से सोती रहीं तो घर का कुछ काम भी ना हुआ। पर जैसे ही इधर बहुरानी नाक पर दिया बालकर 8 बजे बिस्तर में से उठीं और बाहर निकल कर आईं तो देखा कि रोज की तरह आज भी उनकी सास ने घर का आधे से ज्यादा काम तो निपटा ही दिया था। अब सब कुछ बिल्कुल सामान्य था, सिवाय इसके कि आज उसकी सास ने अपने लिए लंच पैक नहीं करके रखा था। वे दोनों अपने पतियों के सामने अपनी सास से इस बारे में कुछ कह भी नहीं सकती थी, क्योंकि उन दोनों के पति तो घर पर ही थे। उन दोनों बहुओं ने अपने पतियों को ऐसे ही समझाया कि तुम्हारी माँ दुनिया के सामने हमें बदनाम करना चाहती हैं, सबको यही साबित करना चाहती हैं कि हम बहुत बुरे बहू और बेटे हैं, उनका बिल्कुल ख्याल नहीं रखते, बुढ़ापे में भी उन्हें कमाने भेजते हैं। और इसी तरह की बातें बना बना कर उन्होंने अपनी सास को उनके बेटों की नज़रों में नीचा कर दिया था। ऊपर से और भी न जाने क्या क्या बातें बना दी थी। एक तो बेचारी ज्योति जी वैसे ही इतनी मुसीबत की मारी थी, ऊपर से अब जब बहू का सुख देखने के सपने संजोने लगी तो बहू ने भी उन्हें ऐसे सुख दिखाए कि उनकी तो बात ही क्या थी। वे उन पर लांछन लगाने लग गईं। लेकिन बेटों ने भी बहुओं के एक बार कहने पर यह सब सच कैसे मान लिया? क्या वे अपनी माँ को नहीं जानते? क्या सब कुछ भूल गए कि उनकी माँ ने उन्हें कैसे कैसे पाला, कितनी मुसीबत का सामना किया है? क्या सचमुच वे लोग सब कुछ भूल गए? अब तो उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करें और कैसे करें। लेकिन फिर भी अपने आप को बेगुनाह और सही साबित करने के लिए उन्हें हिम्मत तो रखनी ही थी, और साथ ही झूठ से लड़ना भी था। उस झूठ से जो उनकी बहुओं ने बोला था उनके बेटों से। अगर वे कुछ ना कहती तो उनके बेटे उन्हें वैसे ही गलत समझते रहते, इसीलिए सच सामने लाना तो बहुत ज़रूरी था। और फिर ज्योति जी अपने बच्चों की कोई भी बात, कोई भी बदतमीजी बर्दाश्त कर सकती थीं, लेकिन जब बात उनके चरित्र पर आई तो भला वह कैसे ही बर्दाश्त करती। आज तक पूरे गांव में कोई उन्हें तू भी नहीं कह सका, वहीं आज उनके घर में ऐसी बात उठने का सवाल कैसे पैदा हुआ। इसीलिए उन्हें सब कुछ बात बढ़ने से पहले ही सामने लाना था। इसीलिए अब रोज की तरह बेटे जब ऑफिस चले गए तो ज्योति जी भी अपने घर से बाहर निकली और अपने पड़ोस में रहने वाली उस बहू से उन्होंने बात की, जिसे विशाखा जी ने पहले ही सब कुछ समझा दिया था। दरअसल विशाखा जी की बहू ज्योति जी के बिल्कुल पड़ोस में रहती थी और वह ज्योति जी की बहुत इज्जत भी करती थी। उनकी अपनी बहुओं से तो कई गुना अच्छी विशाखा जी की बहू थी, जो ज्योति जी की बहू मालिनी और शालिनी से दूर ही रहती थी। या सच कहो कि उसके पास इतना समय ही नहीं था कि किसी से फालतू की बात करे, अपने घर के कामों में ही व्यस्त रहती थी। थोड़ा बहुत समय मिलता तो ज्योति जी से कभी कभार बातचीत कर लिया करती थी, क्योंकि उसने भी सब कुछ देखा था कि उन्होंने कैसे बुरे समय में अपने बच्चों को पाला। यह सब विशाखा जी ने उसे बता रखा था। अब कीर्ति ने भी यह निश्चित कर लिया कि वह ज्योति जी की मदद करके ही रहेगी, और मालिनी और शालिनी की सच्चाई उनके पतियों के सामने लाकर रहेगी। इसके लिए उसने ज्योति जी का साथ देने का निश्चय कर लिया था। और अब उन दोनों ने मिलकर यह प्लान बनाया कि सबके सामने कीर्ति ज्योति जी के साथ बहुत बुरा बर्ताव करेगी, और धीरे धीरे उसे सच सामने लाने के लिए ज्योति जी की बहुओं से नज़दीकियां बढ़ानी होंगी। तभी तो उन्हें कुछ पता चल सकता है। या फिर बात हुई क्या है आखिर? इन्होंने अपने पतियों को आखिर क्या क्या कहकर भड़काया है? इसके लिए कीर्ति ने आज से ही शुरुआत कर दी। जब ज्योति जी और कीर्ति ने यह सब बातें कर लीं तो कीर्ति ने बहुत तेज आवाज में ज्योति जी को धमकाया और चीखने चिल्लाने लगी, और उनसे बदतमीजी करते हुए उसने ज्योति जी को घसीटते हुए अपने घर से बाहर धक्का दे दिया और उनसे दुनिया भर की बदतमीजी से बात करने लगी
और बोली, जा बुढ़िया, अपने बहू बेटे तो संभाले नहीं जाते, यहाँ आकर ज्ञान दे रही है, चल जा यहाँ से। पहली बार मालिनी और शालिनी ने कीर्ति को किसी से ऐसा बर्ताव करते देखा था। पहले तो वे दोनों चौंक गईं कि क्या सचमुच में यह कीर्ति ही है, लेकिन फिर जब उन्होंने यह देखा तो वहीं बहुत खुश भी हुई वे। उन्हें ऐसा लगा जैसे उनके जैसा ही उन्हें कोई मिल गया। धीरे धीरे ऐसे ही समय बीतने लगा। हालांकि ज्योति जी की बहुएं दिन में दुनिया भर की बातें सुनाती उन्हें कि हराम का बैठे बैठे बस बुढ़िया खाती ही रहती है, जानवरों की तरह बस जब देखो तब चुगती रहती है, ठूंसने के टाइम देखो कैसे बैठ जाती है, काम करने में मौत आती है, और भी न जाने कैसी कैसी बातें वह उनसे कहती, पर वे सब कुछ बर्दाश्त कर रही थीं, केवल अपने बेटों की खातिर। ऐसे ही समय बीतने लगा था, लेकिन अपने प्लान के मुताबिक ज्योति जी ने दोबारा से काम पर जाना शुरू कर दिया। और अब जब वे काम पर चली जाया करती तो धीरे धीरे कीर्ति ने मालिनी और शालिनी से अपनी दोस्ती बढ़ानी शुरू की। कभी वह उनके घर आकर बैठ जाया करती तो कभी उन्हें अपने घर बिठा लिया करती, और ऐसे ही उनसे खूब हंसी मजाक की बातें किया करती। धीरे धीरे जब उनकी दोस्ती बढ़ने लगी तो कुछ दिन बाद कीर्ति उन दोनों के सामने अपनी सास की खूब बुराई करने लगी और कहने लगी कि जीजी, मैं तो इस बुढ़िया से तंग आ गई हूँ। पहले तो भी उस घर में जाकर रहने लगी थी, अब तो पता नहीं क्या हुआ है, यहीं आकर रह रही है और मेरी ही छाती पर मूंग दल रही है। समझ नहीं आता कि मैं क्या करूं क्या न करूं। कभी कभी तो जी चाहता है कि बुढ़िया को मार ही दूं। कीर्ति उन दोनों के सामने पहले भी अक्सर अपनी सास की बुराई कर दिया करती थी, लेकिन आज तो वह अपनी सास के बारे में बहुत भला बुरा कह रही थी। और फिर कहने लगी कि दीदी, सचमुच आप दोनों का कोई तोड़ नहीं, आप दोनों कितनी चतुर हैं। अपनी सास से पीछा भी छुड़ा लिया और किसी को भनक भी नहीं लगने दी। यहाँ तक कि उस बुढ़िया के बेटे तक को नहीं पता लगा कि क्या हुआ क्या नहीं। जीजी, मुझे भी बताओ ना, आखिर ऐसा क्या जादू किया आपने अपने पति पर? क्योंकि एक मेरा पति है जो अपनी माँ के गुण गाता रहता है, मेरी तो कभी सुनता ही नहीं। कीर्ति की यह बात सुनकर मालिनी और शालिनी दोनों बड़ी खुश हुईं, क्योंकि कीर्ति उनकी तारीफ के पुल बांधे जा रही थी। उनकी चतुराई, उनकी समझदारी की मिसाल दे रही थी, तो खुश तो होती ही। लेकिन पहली बार में उन्होंने कुछ नहीं बताया और बात को ऐसे ही टाल दिया। लेकिन कीर्ति को तो सच पता लगाना था ना, इसीलिए कीर्ति को जब लगा कि वे दोनों इस बात से मुकरना चाह रही हैं, तो कीर्ति ने खुद ही बात को घुमा दिया और कहा, चलिए छोड़िए दीदी, हमारे ऐसे नसीब कहाँ कि आप हमें अपने राज की बात बताएं। लगता है इस बुढ़िया के जुल्म को ऐसे ही बर्दाश्त करना पड़ेगा। और बताइए, घर में सब कैसा चल रहा है? फिर कीर्ति उन दोनों से इधर उधर की बातें करने लगी। 2 दिन बाद कीर्ति उन दोनों के पास जब दोपहर में आकर बैठी तो उसकी आंखें बहुत लाल हो रही थीं। कीर्ति को देखकर वे दोनों पूछने लगीं, तुम्हें क्या हुआ? ऐसी उदास क्यों बैठी है और तेरी शक्ल पर 12 क्यों बज रहे हैं? इस पर कीर्ति जोर जोर से रोने लगी और उन दोनों से कहने लगी, जीजी, मेरे पति ने तो मेरा जीना हराम कर रखा है। उस बुढ़िया के चक्कर में आज उसने फिर से मुझे मार लगाई। मैंने अपने कपड़े खरीदने के लिए क्या कह दिया तो मेरी जान को आने लगा। कहने लगा कि माँ से पैसे मांग। मैंने भी मना कर दिया कि ब्याह कर तुम लाए हो तो तुम ही मुझे कपड़े दिला कर लाओ, मैं तुम्हारी माँ से क्यों मांगूं? बस इसी बात पर मुझे पीटने लगा। जीजी, महीनों गुजर जाते हैं, मजाल है जो हाथ में एक पैसा भी रख दे। मैं तो बड़ी तंग आ गई हूँ इस आदमी से, और इससे भी ज्यादा इसकी माँ से। न जाने मुसीबत कब टलेगी, बुढ़िया मर जाए तो मेरी जान को सुकून आए। कीर्ति रोती हुई अपनी सास को कोसे जा रही थी।
जब वह बहुत ज्यादा रोती रही तो उन दोनों ने उसे शांत कराया और बोली, अरे चल कोई बात नहीं, तू रो मत। हर एक चीज का जुगाड़ है हमारे पास। तेरी बुढ़िया तुझे ज्यादा परेशान कर रही है ना, तो तेरी बुढ़िया का भी कोई ना कोई इलाज ढूंढना पड़ेगा। इस पर कीर्ति रोती हुई चुप हो गई और अपने आंसू पोंछती हुई बोली, क्या सचमुच जीजी? सचमुच आप मेरी सास को सबक सिखा सकती हैं क्या? अरे मैं भी कितनी पागल हूँ, आपसे पूछ रही हूँ। आप तो उस बुढ़िया के दिमाग को ठीक कर ही देंगी। मैंने तो आपसे पहले भी पूछा था जीजी कि आपने आखिर ऐसा क्या जादू किया जो भैया आपके काबू में रहते हैं। दोनों भैया आपकी सब बातें सुनते हैं, यहाँ तक कि पैसे आपके हाथ में देते हैं। घर की सारी जिम्मेदारियां आपके ऊपर हैं और आपकी बुढ़िया की तो मजाल है जो आवाज़ भी निकल जाए, और यहाँ मेरी बुढ़िया मेरी आवाज़ नहीं निकलने देती। अब बताओ जीजी, मैं क्या करूं? कैसे मैं इस बुढ़िया से मुक्ति पाऊं? मेरी मदद करो जीजी, कुछ तो उपाय बताओ कि आप दोनों ने आखिर ऐसा क्या किया। तब वे दोनों टेढ़ी टेढ़ी मुस्कुराने लगीं और एक दूसरे की ओर देखती हुई हंसने लगीं और बोलीं, अरे हमने जो किया वह तो बड़ी ऊंची बात है, तुझे इतना सब करने की ज़रूरत नहीं है। वैसे अगर तू चाहे तो तू भी वही कर सकती है जो हमने किया। जब हम आए थे ना शादी करके इस घर में, तो हमारे पति भी बिल्कुल ऐसे ही थे, माँ के भक्त बने फिरते थे। जब देखो तब अपनी माँ का राग अलापते, उसके बिना कहीं चलने को तैयार नहीं होते थे। पैसा धेला सब उसके हाथ में, घर की मालकिन बनाकर रखा था उसे। और हमको तो जैसे घर में बस देखभाल करने के लिए लाए थे। महीने के खर्चे के लिए थोड़े बहुत पैसे दिलवा देते, बाकी पैसे अपनी माँ के हाथ में देते, और हमें कुछ भी लाना हो तो उसके लिए भी उस बुढ़िया से पैसे लेने पड़ते थे। तो क्या हुआ अगर वह मना नहीं करती थी? फिर भी मांगते तो थे ना हम। अरे हमारे ही पति के पैसे और हम ही मांगे क्यों? उन पर तो हमारा अधिकार है ना, तो वह पैसे तो हमारे ही पास होने चाहिए। हर काम को इस बुढ़िया से पूछना पड़ता था। 3-4 महीने तक तो देख लिया, फिर बर्दाश्त ना हुआ तो हम दोनों बहनों ने मिलकर धीरे धीरे अपने पतियों को काबू में करना शुरू किया। उनके सामने उनकी माँ की और ज़्यादा सेवा करने लगे और फिर धीरे धीरे उनके कान में उनकी ही माँ के खिलाफ बातें डालना शुरू कर दिया। और जब भी कोई मौका देखते तो उनकी माँ को उनकी नज़रों में गलत साबित करते थे। तुझे क्या ही बताऊं कि हमने क्या क्या किया। हमने तो अपनी सास के खिलाफ अपने पतियों को खूब भड़काया, लेकिन वह फिर भी नहीं माने। तो मजबूरन फिर हमने एक ऐसा तुरुप का इक्का फेंका कि फिर तो वे दोनों चुप ही हो गए। यह सुनते ही कीर्ति चौंक कर बोली, अरे अच्छा जीजी, ऐसा क्या किया आपने? तो वे दोनों हंसती हुई उससे कहने लगीं कि हमने वह किया जो बुढ़िया ने कभी जवानी में भी नहीं किया होगा। क्यों, है ना शालिनी? हंसती हुई मालिनी ने कहा तो शालिनी बोली, और नहीं तो क्या। उन दोनों की बातों पर बीच में फिर से उत्साहित होती हुई कीर्ति ने पूछा, आखिर ऐसा भी क्या किया जीजी आपने? आप बताओगी भी? तो वे दोनों बोलीं कि हमने फिर अपनी ही सास को उसके ही बेटों की नज़रों के सामने चरित्रहीन साबित कर दिया। इस पर कीर्ति अपने मुंह पर हाथ रख कर बोली, क्या कहा? चरित्रहीन? वह भी इस उम्र में? अपनी सास पर आपने ऐसा इल्ज़ाम लगाया? इस पर उसकी बहुएं बोलीं, अरे तो क्या हुआ, हमारी सास तो देखने में भी किसी से कम नहीं है। और फिर वह जिस ठेकेदार के यहाँ काम करती है, वह ठेकेदार हमारी सास की बहुत मदद करता है। हमने तो जब से आए हैं तब से यही देखा, तो हमारे दिमाग में आया कि क्यों ना इस मौके का फ़ायदा उठाकर अपने पतियों को इसके खिलाफ भड़काया जाए। कुछ टाइम तक तो हमने यही किया, लेकिन वे दोनों फिर भी लाइन पर नहीं आए और अपनी माँ के साथ उन्होंने कोई अलग बर्ताव नहीं किया। फिर धीरे धीरे हम दोनों बहनों ने मिलकर
ऐसा दिमाग चलाया कि जब भी हमारी सास उस बुढ़े से किसी भी काम के बारे में पूछती तो हम उसकी फोटो खींचकर अपने पतियों के सामने इस तरह से रखते कि देखो, तुम्हारी माँ चुप चुप कर किससे मिल रही है, काम के बहाने घर से जाती हैं और कहाँ कहाँ घूमती हैं। और हद तो तब हो गई जब एक दिन घर पर हम दोनों बहनें अपने कमरे में ही थीं और यहाँ चौक में शालिनी से तेल गिर गया। तब वह बुढ़िया घर पर ही थी और पैसे देने के लिए वह ठेकेदार आया। तो जैसे ही वह बुढ़िया वापस आ रही थी, उसका पैर फिसल गया और वह दर्द से चिल्लाने लगी। तो उस ठेकेदार ने मदद करने के इरादे से बुढ़िया का हाथ पकड़कर उसे उठाया और कमरे तक पहुंचाया। लेकिन हमने यही फोटो खींच खींच कर अपने पति के पास भेज दिए और उसके बाद तो हमें कुछ बोलने की ज़रूरत ही ना पड़ी। वह अपने आप ही सब कुछ समझते रहे। क्यों है ना जीजी? यह कहकर शालिनी भी तेज तेज हंसने लगी और वह दोनों बहुत खुश होने लगी और बोली, अगर तुझे भी अपनी सास से छुटकारा पाना है तो ऐसे ही दिमाग चलाना पड़ेगा। उसके बाद से सब कुछ हमारे हाथ में है। उस बुढ़िया की अब इस घर में 2 कौड़ी की इज्जत नहीं। कोई नहीं पूछता अब उसे। वह मरे या जिए हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। वह दोनों आपस में ऐसे ही बातें कर रही थीं और कीर्ति को सब कुछ बता रही थीं कि तभी दरवाजे पर पर्दे के पीछे से तालियां बजाता हुआ कोई अंदर की ओर आया। मालिनी और शालिनी ने जैसे ही पर्दे हटाए तो देखा कि वहां पर तो उन दोनों के पति खड़े हुए थे। लेकिन यह सब कैसे? वे दोनों तो कुछ समझ ही नहीं पाई कि तभी कीर्ति ने उन दोनों को धुतकारते हुए कहा, कितनी घटिया हो तुम दोनों। अपनी माँ समान सास पर इतना गलत इल्जाम लगाते हुए तुम्हें जरा शर्म नहीं आई? अरे, इन्होंने अपने बच्चों के लिए क्या कुछ नहीं किया और तुमने आते ही इन्हें उनके बच्चों से दूर कर दिया। तुम जैसी औरतों के कारण ही लड़की जात बदनाम है। तुम जैसी लड़कियों के कारण ही लोग कहते हैं कि बहुएं आते ही घर तोड़ देती हैं। कीर्ति की इन सब बातों पर कीर्ति के कंधे पर हाथ रखती हुई ज्योति जी ने कहा, बेटा, जब तक अपने बेटे खुद के सगे रहे ना, तब तक कोई बहू घर नहीं तोड़ सकती। माना कि उन्होंने जाल बिछाया, लेकिन मेरे बेटे, उनकी तो आंखें बंद नहीं थीं। वह तो मुझे अच्छे से जानते थे ना। वह तो अच्छे से जानते थे कि उनकी माँ, उसने उनके लिए क्या कुछ नहीं किया। कैसे कैसे हालात से लड़कर मैंने उन्हें यहाँ तक पहुँचाया। लेकिन पत्नियों की बातों में आकर वे सब कुछ भूल गए। क्यों? और जहाँ तक बात रही उस ठेकेदार की, तो हर साल हर रक्षाबंधन पर मैं उसे राखी बांधती हूँ और वह भी मुझे अपनी बहन की तरह मानता है। जब भी मुझे कभी किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है या मैं मजबूरी में हूँ या किसी परेशानी में हूँ, तो एक बार मैं उसे पुकारती हूँ और वह बेचारा एक भाई के नाते हमेशा मेरी मदद करने को तैयार हो जाता है। लेकिन तुम लोगों ने और तुम्हारी इस घटिया सोच ने भाई बहन के इस रिश्ते को भी दागदार कर दिया। शर्म आती है मुझे कि मैं ऐसे घर में ऐसे बच्चों के बीच रह रही हूँ। शर्म आती है मुझे अपने आप पर कि मैं अपने बच्चों को ढंग की परवरिश भी न दे सकी। मैंने उन्हें बड़ा तो किया, लेकिन मैं उन्हें इतनी समझ भी न दे सकी कि वह सही और गलत के बीच फर्क कर सकें। अपनी माँ की ऐसी बातें सुनकर वे दोनों भी अपनी ही नज़रों में गिर गए और शर्म के मारे उनका छोटा बेटा तो अब अपनी नज़रें भी नहीं उठा पा रहा था, क्योंकि अपनी माँ के साथ बदतमीजी भी उसी ने सबसे ज़्यादा की थी। अब बिना एक पल की भी देर किए वे दोनों हाथ जोड़कर अपनी माँ के पैरों में गिर पड़े और उनसे माफ़ी मांगने लगे कि माँ, हमें माफ़ कर दो, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। आपने हमारे लिए अपने जीवन की हर खुशी त्याग दी और हमने अपनी पत्नियों की बातों में आकर आपके साथ ऐसा बर्ताव किया। हमें माफ़ कर दो माँ, बल्कि हम तो माफ़ी के हकदार भी नहीं हैं। आप हमें हमारी गलती की सज़ा दो माँ।
इतना कहकर वे दोनों खुद को थप्पड़ मारने लगे, अपनी माँ के हाथ पकड़कर अपनी माँ के हाथों से ही खुद को थप्पड़ मारने लगे। तो ज्योति जी ने उन दोनों को रोका और शांत करने लगीं। वे दोनों रोते हुए अपनी माँ के पैरों से लिपट गए। आखिरकार एक माँ ने आज फिर अपने बच्चों को एक सीख दी और साथ ही उनकी इस गलती के लिए आज फिर से उन्हें माफ़ भी कर दिया। अब सबके सामने सच आ चुका था, दूध का दूध और पानी का पानी हो चुका था। बहुओं की घटिया और गलत सोच के कारण जो बेटे अपनी माँ से नफरत करने लगे थे, वह फिर से अपनी माँ के लिए उनके रक्षक बनकर खड़े हो गए और अब सब साथ में खुशी खुशी रहने लगे, क्योंकि बहुएं तो बेटों के पीछे हैं ना। अगर बेटे अपनी माँ की इज्जत करवाना चाहें तो बहू की क्या मजाल कि वह अपनी सास के साथ बदतमीजी कर जाए। तो इसीलिए अब मालिनी और शालिनी भी मर्जी से या मजबूरी से अपनी सास के साथ बहुत अच्छे से रहती हैं। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। आज की कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल पर यदि नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आज के लिए बस इतना ही, मिलती हूँ नई वीडियो में नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।